अक्षत पूरी रात सनम के साथ ही रहता है। सुबह राम सनम के रूम में जाता है और उसे किसी पूजा के लिए रेडी होने के लिए उससे बोलता है। अक्षत जो कि वॉशरूम में छुपा हुआ था वो सनम को रेडी करता है। सनम राम को लेकर रूम से बाहर चली जाती है और उसके जाते ही अक्षत भी वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अफसोस निकलते हुए अक्षत पे कबीर की पैनी नज़र पड़ जाती है। वो गुस्से से अक्षत के रूम में जाता है और डोर को बंद कर देता है। अक्षत अपने गीले कपड़े चेंज करके जैसे ही बाहर आता है कबीर उसको बेड पे धक्का दे देता है और उसके ऊपर बैठकर उस पर गुस्सा बरसाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसको अच्छे से कूटने के बाद जब उसके दिल को शांति मिल जाती है तो उसके साइड में लेट जाता है और फिर अपने हाथ पैरों को ऊपर करके बच्चों की तरह रोते हुए बोलता है, साले कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी भाभी के रूम में जाने की। मैं पूरी रात बिस्तर पे इधर से उधर बस करवटें बदल रहा था। फिर बोलता है, मेरी जान को पूरी रात कितना दर्द हुआ तुझे पता भी है, कैसे मैंने इसको संभाला हुआ था और तू वहाँ पर शॉट पे शॉट लगा रहा था। जहाँ मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरे जुड़वा बच्चे पैदा होंगे और दोनों मेरी तरह क्यूट और हैंडसम। कबीर की बात सुन के अक्षत को गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे सेंचुरी पूरी करने की प्लानिंग कर रहा हूँ और तू मुझे 2 बॉल पर ही रन आउट करवाना चाहता है। वो 2 रन भी तेरे जैसे मिलेंगे। तेरा खुद का तो ऊपर का पूरा पूरा खाली है फ्लोर। दीमक ने खा के जिसको बावजूद ही मिटा दिया मेरे बच्चे को तू अपने जैसा टपोरी बनाना चाहता है। ऐसा होने से पहले मैं तुझे मिक्सी में पीस के बेसन के साथ लपेट के गरम तेल में डुबो डुबो के मार दूंगा। अब की बार पीटने की बारी कबीर की थी, लेकिन तभी डोर खुलता है और सामने खड़े इंसान को देख के कबीर और अक्षत दोनों की ही हालत खराब हो जाती है, क्योंकि सामने राम खड़ा था और उसने अक्षत को कबीर को धोते हुए देख लिया था। अब सवाल ये था कि दुनिया का ऐसा कौन सा बॉस है जो अपने ही असिस्टेंट से पंचिंग बैग की तरह पिटता है। वो दोनों उठ जाते हैं और राम के सामने सीधे खड़े हो जाते हैं। राम उन दोनों के पास आता है और फिर उन्हें घूरते हुए बोलता है, ये यहाँ पर क्या हो रहा है। राम की बात सुन के अक्षत और कबीर दोनों ही एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। अक्षत अपने मन में बोलता है, सोच बेटा अक्षत सोच, कोई अच्छा सा डायलॉग मार, नहीं तो इस सुअर की शक्ल से पिल्ले को तुझ पे शक हो जाएगा और ये तुझे तेरी लैला से दूर कर देगा। अगर ऐसा कुछ हो गया तो तेरे नन्हे मुन्ने चिंकू मिंकू कहाँ से आएंगे। अक्षत आगे बढ़ के बेचारी सी शक्ल बना लेता है और फिर रोंदू की तरह बोलता है, अब आपसे क्या छुपाऊं सर। वो क्या है ना कि आपके सामने जो हमारे बॉस खड़े हैं ये जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं। मुझे से तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। अक्षत का ड्रामा देख के कबीर को एक मिनी हार्ट अटैक आ जाता है और उसका दिल बोल रहा था, अरे कोई बचा ले रे बाबा, वरना ये बिन पेंदे का लोटा पता नहीं अब कौन सा तूफान लेके आएगा। अक्षत अब थोड़ा सा रुक के आगे बोलता है, सर हमारे जो ये सर है ना कबीर जी, उनको हमसे प्यार हो गया है।
आप समझ रहे हैं ना सर, इनको लड़कों में दिलचस्पी है और आज ये हमारे कमरे में भी हमारी इज्जत पर झाड़ू मार के पोंछा लगाने के लिए आए थे, क्योंकि ये ठहरे अमीर आदमी, मैं एक मामूली असिस्टेंट। घर में मेरी माँ बीमार रहती है और एक कुंवारी बहन जिसकी मुझे शादी करनी है, तो मैं इनकी नौकरी पे भी नहीं छोड़ सकता और ये मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। इतना बोल के अक्षत फपक फपक कर रो पड़ता है और राम के पीछे खड़ी हुई सनम की कमर पे हाथ फेरते हुए उसके होठों में एक सॉफ्ट किस करके उससे दूर हो जाता है। और हमारे हुकुम साहब तो बेचारे देख भी नहीं पाते, क्योंकि वो सामने खड़े कबीर को देखकर उनको तो अपनी इज्जत की फिक्र जो हो रही थी। अक्षत सनम से दूर होकर उसे एक आंख मार देता है। वहीं सनम उसकी हरकत से पानी पानी हो गई थी। कबीर की हालत तो कुछ ऐसी थी कि किसी ने खौलता हुआ गरम तेल उसके कानों पर भी डाल दिया हो। वो बेचारा तो अपनी इमेजिनेशन की दुनिया पर भी चला गया था कि अक्षत उसके रूम में बाहर खड़ा था और कबीर एक सेक्सी सी हॉट ड्रेस पहन के फूलों के सेज पे बैठा गा रहा था, कुंडी मत खुलवाओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। और थोड़ी देर में अक्षत और कबीर दोनों ही बेड पे थे और उन दोनों का बेड तोड़ रोमांच जारी है। और सुबह का सीन तो कुछ ऐसा है कि अक्षत सना जी के पास जाता है और फिर वह शर्माते हुए बोलता है, कंग्रेचुलेशन मॉम, आप तो दादी बनने वाली हो और मैं कबीर के बच्चे की माँ बनने वाला हूँ। तभी कबीर एकदम जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राम कबीर को होश में लाते हुए बोलता है, मिस्टर मल्होत्रा, आप इतना ज़्यादा परेशान मत होइए, ये सब तो आज की जनरेशन में नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको लड़कों में इंटरेस्ट है तो। और रही बात बच्चों की, तो आप सरक्योशी का यूज कर लेना। हाँ, बातों ही बातों में मैं तो ये बताना भूल ही गया कि मैं आप दोनों को पूजा के लिए इनवाइट करने आया था। आप दोनों जल्दी से रेडी होकर आ जाएं। राम आगे बोलता है और सनम को वहाँ से लेकर निकल जाता है। उनके जाते ही अक्षत भी अपने बालों को ठीक करता है और जाते हुए बोलता है, जानू जल्दी आ जाइए, मैं आपका नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो अक्षत की बात सुन के कबीर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से उसके पीछे भागते हुए बोलता है, साले एक बार हाथ तो आ, तुझे प्रेग्नेंट ना किया तो मेरा नाम भी कबीर मल्होत्रा नहीं, और ऐसी ऐसी जगह से बच्चा तेरे अंदर डालूंगा कि डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाए कि डिलीवरी कहाँ से करवाए और कहाँ से नहीं। थोड़ी देर में सब लोग पूजा के लिए निकल जाते हैं। पूजा गांव में किसी जगह होनी थी। कबीर अक्षत से अब भी नाराज हो गया था, इसलिए उससे बात भी वह नहीं कर रहा था। थोड़ी ही देर में पूजा शुरू हो जाती है। इस बीच अक्षत कबीर को मनाने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन कबीर भी पूरे भाव खा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया पैलेस में नकली कुमकुम अपने कमरे में इधर से उधर बस चक्कर लगा रही थी, क्योंकि कल से पता नहीं उसके चेहरे पर क्या ही हो गया था। उसकी स्किन निकलने लगी थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ दिन में उसकी असली पहचान
सबके सामने आ जाएगी। तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। कुमकुम बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि उसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। लेकिन उसे बाहर तो जाना ही था, वरना सबको शक हो जाता। कुमकुम डोर ओपन करती है और सामने खड़ी मानवी की चीख निकल जाती है, क्योंकि कुमकुम ने अपने पूरे चेहरे पर हद से ज़्यादा पाउडर को लगा लिया था और उसके साथ ही कोई क्रीम को भी यूज कर लिया था। और तो और अब वह सफ़ेद चुड़ैलों की सरदारनी लग रही थी। मानवी अपने दिल पर हाथ रख के बोलती है, शांत बेबी शांत, कुछ भी नहीं हुआ है इस चुड़ैल को। हम बहुत जल्दी से इसे बाहर निकाल देंगे। तब तक आप डरना मत बेबी। मानवी कुमकुम से इशारे पे पूछती है, ये क्या है? कुमकुम अपने दांतों को दिखाते हुए मुस्कुराते हुए उससे बोलती है, वो क्या है ना कि मार्केट में नया उपटन आया है और हम शादीशुदा लड़कियों को तो लो हमेशा बरकरार रखना होता है, वरना पति कहीं और चले जाते हैं मुँह मारने के लिए। मानवी कुमकुम के आगे बाउल रखते हुए बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तो बस तुम्हें ये आइसक्रीम देने के लिए यहाँ पर आई थी। सब खा रहे थे और ये तो तुम्हारी फेवरेट है, इसलिए मैं बचा के ले आई। कुमकुम को तो जल्दी से मानवी को यहाँ से भगाना था, तो वो जल्दी से आइसक्रीम लेके ठूंस लेती है और मानवी वहाँ से चली जाती है और कुमकुम अपना फेस को क्लीन करने के लिए चले जाती है। लेकिन उस पाउडर और क्रीम से उसका फेस और भी ज़्यादा खराब हो गया था और उसकी स्किन और भी ज़्यादा निकल गई थी। कुमकुम जल्दी से बाहर आती है और फ़ोन लेके किसी को मैसेज करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में पूजा संपन्न होती है और सब लोग हवेली वापस आ जाते हैं। लेकिन कबीर अब भी अच्छे से मुंह फुला के बस घूम रहा था। दिन से रात होती है और अब तक कबीर ने अच्छे से कोई भी बात नहीं की थी। अक्षत कबीर के पीछे जाता है और सीधा उसके रूम में घुस जाता है और एक बार फिर से वार दोनों के बीच शुरू हो जाता है। लेकिन इस बार दोनों ही एक दूसरे को पंच मार रहे थे। कबीर अक्षत को मारते हुए बोलता है, अहो भाग हमारे योद्धा ग्रेट अक्षत सिंघानिया जी, हमारी इज्जत हमें देने को राजी हैं। अक्षत उसे धोते हुए बोलता है, कमीने, हवस के पुजारी, कब से तुझे मना रहा हूँ और तू भाव खा रहा है। अगर और अब तूने अपने ये भाव खाने बंद नहीं किए ना, तो तेरे इन्हीं भावों को भिंडी बना के बाजार में तौल दूंगा। थोड़ी देर बाद दोनों ही थक के लौट जाते हैं और फिर वह दोनों ही जोर जोर से हंसने लगते हैं। आज का दिन गुजर जाता है और रात को अक्षत फिर से सनम के रूम में पहुंच जाता है। लेकिन आज बेचारे को बालकनी से नहीं जाना पड़ता, क्योंकि सनम ने खुद उसके लिए अपने दिल के दरवाजे खोल दिए थे। इन सब से बेखबर राम चैन की नींद सोया हुआ था, क्योंकि अक्षत ने उसके दूध में नींद की गोलियां जो मिला दी थी। अगली सुबह जब सनम की नींद खुलती है तो वो अक्षत के ऊपर सोई हुई थी। अक्षत हौले से उसके ऊपर से उठती है और वॉशरूम की ओर जाने लगती है कि तभी अक्षत उसका हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। सनम सीधा उसके ऊपर गिरती है। वो उसको कुछ बोलती
कि उससे पहले ही अक्षत उसके मुंह में जाकर उसकी टंग से खेलने लगता है। अक्षत के हाथ सनम की पूरी बॉडी पर ही चल रहे थे। वो सनम के बालों को साइड करके उसके ब्लाउज की डोरी को खोल देता है और एक लंबे स्मूच के बाद वो उसको लेकर वॉशरूम के अंदर घुस जाता। थोड़ी ही देर के बाद दोनों अपने प्यार की बरसात में भीगकर बाहर आ जाते हैं। 15 दिन ऐसे ही गुजर चुके थे और अब सनम और राम की शादी को सिर्फ एक ही हफ्ता बचा हुआ था और 3 दिन के बाद शादी की रस्में जो शुरू होने वाली थी। इस बीच अक्षत और सनम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ चुके थे। सनम को कुछ भी याद नहीं था, लेकिन अक्षत का उसके पास होना भी उसके लिए एक दवा की तरह था। अक्षत के पास होने से उसे बहुत ही सुकून मिलता था और अब वह कुछ खोई खोई सी रहने लगी थी और राम के साथ भी बहुत कम ही वक्त गुजारा करती थी। राम भी ये बात नोटिस कर रहा था, लेकिन वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी होने की वजह से खुद भी ज़्यादा वक्त सनम को नहीं दे पा रहा था और इसी का फ़ायदा अक्षत ने उठा लिया था। सनम उसके काफ़ी करीब आ चुकी थी और यही उसका प्लान था, क्योंकि अगर वो शादी टूटने का कारण बनता तो फिर यहाँ के लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ते। ऐसा नहीं था कि अक्षत के पास पावर नहीं था, उसके तो एक इशारे पे पूरी दुनिया में वह कहीं भी भूचाल मचा सकता था, लेकिन वो इस मैटर को दिमाग से हैंडल करना चाहता था। शादी सिर्फ 2 ही वजह से टूट सकती थी, या तो सनम ना कर दे या फिर अक्षत। इसलिए अक्षत सनम को अपनी तरफ कर रहा था और इस काम में कबीर भी उसका पूरा साथ दिया था। पूरा दिन और अपने साथ काम में बिजी रखता राम को, ताकि वो सनम के आसपास भी ना भटके। राम को ये सोच के शांति थी कि कुछ ही दिन में तो उन दोनों की शादी होने वाली है, फिर सनम पूरी तरह से उसकी हो जाएगी। और दूसरा ये कि नकली कुमकुम अक्षत के पास थी और अभी तक नकली कुमकुम के बारे में अक्षत को पता भी नहीं था। ये सब सोच के वो खुश थी। वहीं दूसरी ओर नकली कुमकुम सिंघानिया पैलेस में उसका जीना हराम हो चुका था, क्योंकि उसके चेहरे से उसकी स्किन पूरी तरह से निकल चुकी थी। लेकिन अब भी कोई भी उसका असली चेहरा नहीं देख पाया था, क्योंकि उसने अपने लिए एक मुखौटा तैयार करवा लिया था, जिसको पहनने के बाद कोई भी उसे नहीं पहचान सकता था। पर उसके दिमाग में अभी ये बात घूम रही थी कि उसका चेहरा खराब तो खराब कैसे हुआ, क्योंकि डॉक्टर ने तो उसे बोला था कि वो उसकी ऐसी मेडिसिन खा रही है जिसके साइड इफ़ेक्ट के कारण उसकी स्किन निकल गई और उसका चेहरा सबके सामने आ गया। लेकिन उसने अपना प्लान भी एग्जीक्यूट किया और वह बच गई। नकली कुमकुम अपने रूम में इधर से उधर बस चक्कर लगा ही रही थी, क्योंकि अक्षत को गए हुए 20 दिन हो चुके थे और इस बीच अक्षत ने उसे एक बार भी कॉल नहीं किया था। उसे डर था कि कहीं अक्षत को पता तो नहीं चल गया कि वो उसकी असली कुमकुम नहीं है। यही सोच सोच के वो गुस्से से पागल हुई जा रही थी। उसने गुस्से से अपना मुखौटा उतार कर फेंक दिया और पागलों की तरह रूम का सारा सामान फेंकने लगी। वो रूम में लगी अक्षत की फोटो के पास जाकर उस पे हाथ फेरते हुए बोली,
अच्छा माय लव, बेबी तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और तुम तो वो अपनी जान को छोड़ के पता नहीं कहाँ चले गए हम। फिर उसके होठों पे अपने हाथों को फेरते हुए बोलती है, जान मैंने तुम्हें अपना बनाने के लिए क्या कुछ भी नहीं किया। तुम्हारी वो जान कुमकुम, उसको तुम्हारी शादी के रात ही तुम सबके बेहोश होने के बाद मैंने उसे सिंघानिया पैलेस से उठाया, उसको उस सन की पागल राम के पास लेके गई। उस कमीने राम को खुद को सौंपा, उसकी मार खाए, उसे फिर से कुमकुम के लिए पागल किया, उसकी मेडिसिन बदल दी और उसके दिमाग में कुमकुम को मैंने फिट किया कि वो फिर से एक पागल आशिक की तरह उसको तुमसे दूर ले जाए। उसको केरल लेके गए, उसकी याददाश्त को मिटा दी, उसके जहन से तुम्हारा नाम मिटा दिया मैंने। केरल से तुम्हारे साथ ऐसे तुम्हारे हर एक मूव की खबर उसको दी, तभी तो वो कुमकुम को लेकर वहाँ से चला गया और मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर आ गई। लेकिन फिर भी तुमने क्या किया? तुमने एक बार भी मुझे प्यार से नहीं छुआ। आखिर क्या है उस मिडिल क्लास लड़की कुमकुम में जो तुम उसके पीछे पागल हो? मैंने तुमसे बचपन से प्यार किया है, पर अब और नहीं। अब तुम्हें तो मेरा होना ही होगा। तुम्हारी नज़रों में आने के लिए कितना कुछ किया, प्रोजेक्ट पे काम किया, तुम्हारी ऑफिस के चक्कर काटे, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे दिल और दिमाग से कुमकुम को निकाले। अब तुम्हारी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ नाम होगा और वो होगा निकिता। इतना बोल के निकिता जो से हंसने लगती है। वहीं दूसरी ओर राम की हवेली में राम और कबीर स्टडी रूम पे बैठे हुए काम कर रहे थे और हमारी सनम रानी मुंह फुलाए हुए घूम रही थी। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो, गुस्से से नहीं, गुलाब जामुन से। मुंह तो अक्षत का फूला हुआ था और वो गुस्से से सनम को बस घूर रहा था। लेकिन लड़कों के घूरने से हम लड़कियों को तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। दरअसल हुआ ये था कि रोज रात की तरह आज भी अक्षत पहुंच गया था सनम के रूम में। सनम की सुबह जब नींद खुली तो अक्षत अभी भी सोया हुआ था। सनम उससे दूर होती है और वॉशरूम में घुस जाती है। थोड़ी देर में वो जब नहा के आती है तो अक्षत अब भी सो ही रहा था और नींद में ही रोमांस कर रहा था सपनों में। उसकी मासूमियत को देख के सनम को हुई जलन और उसको सूझी एक शरारत। फिर क्या था, अपनी कमर को लचकाती बल खाती सनम पहुंच गई अक्षत के पास। अपनी गीले बालों से हो रही वर्षा को उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। अक्षत की नींद तो खुली, लेकिन सनम की नींद तो कई जन्म के लिए उड़ गई, क्योंकि अक्षत उसे अपनी आंखें छोटी करके घूर रहा था। लेकिन सामने का नज़ारा देख के अक्षत की आंखों में कोई और ही सीन दिखने लगता है और गानों में तो मधुर संगीत सुनाई पड़ रहा था। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। अब सुबह सुबह इतनी सेक्सी सुबह देखकर किसका मन ही नहीं डोलेगा। उसने सनम की खुली कमर पर हाथ डाला और खींच लिया उसे अपने ऊपर। फिर मारी एक पलटी और आ गया उसके ऊपर। बस फिर क्या था, सनम की सांसें अटक गईं फेफड़ों में, गर्दन तक तो पहुंची ही नहीं और उसकी आंखों के सामने एक ही सीन आ रहा था कि वो पानी के जोहर
यानी तालाब के पास खड़ी है और उस पानी पे जाती भैंस उसको फ्लाइंग किस देते हुए बोल रही है, अच्छो जीजू चला सा, अपना खामन ने था सा संभोलो। अच्छा अपने एक हाथ को सनम के हाथ पे रख के उसमें अपनी उंगलियों को फंसाने लगता है और दूसरे हाथ से उसकी कमर को सहला रहा था। अच्छा अपनी नोच को सनम के चेहरे से लेकर उसके गर्दन से होते हुए उसके सीने तक लेकर जाने लगता है। अक्षत के सुनने से सनम की पूरी बॉडी में करंट दौड़ रहा था। वो अक्षत की पकड़ से छूटने के लिए मचलने लगती है। सनम के फेस पे झुकते हुए अक्षत बोलता है, जान अब गलती की है तो सजा तो उसकी मिलेगी। सनम अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है और अक्षत उसके होठों पर अपने होठों को रखने ही वाला होता है कि तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है और सनम डर के मारे अक्षत को धक्का दे देती है। सनम के इस हमले के लिए अक्षत तो बिल्कुल तैयार नहीं था और वह सीधा बेड के नीचे गिरता है। अक्षत के बम पर चोट निकल जाती है। बेचारा चीख चीख के रोना चाहता था, बोलना चाहता था, गौर से देखो दुनिया वालों, ये ही है वह लड़की जिसने मेरे बम का खून कर दिया। मैंने इससे मोहब्बत की और इसने मेरी मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठाया। वहीं सनम अक्षत की हालत देखकर मुस्कुरा रही थी। सनम डोर को ओपन करती है तो सामने एक सर्वेंट खड़ी थी जो उसको नाश्ता के लिए लेने के लिए आई थी। सनम जल्दी से अपना दुपट्टा लेकर निकल जाती है और बेचारा अक्षत कर्टन से पीछे से सिर्फ उसे कोसते हुए उसके दिल में एक ही सितार बज रहा था, वफा नाराज आई तुझे ओहर जाई। सनम आराम से हाथ में बैठे गुलाब जामुन को ठूंस रही थी कि अचानक हवेली के बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आती है। थोड़ी देर में एक लड़की अपनी हाई हील के साथ टक टक करती अपने बालों को अदाओं से लहराती हुई अपनी बचपन की ड्रेस में अंदर आती है। आते ही उसकी नज़र अक्षत पर टिक जाती है क्योंकि वाइट शर्ट ब्लू पैंट में स्लीव्स को फोल्ड करे वो बिजलियाँ गिरा रहा था। वो ऊपर से लेके नीचे तक अक्षत को स्कैन करने लग रही थी। अक्षत को यूं घूरता पाके सनम के तन बदन में आग लग जाती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी वो लड़की सनम के पास आ जाती है और बोलती है, हेलो भाभी, मैं आपकी प्यारी और इकलौती ननद अहाना। सनम उसको नकली स्माइल के साथ हेलो करती है। तब तक वहाँ पर कबीर और राम भी आ चुके थे। अहाना राम से मिलती है और उसके बाद राम उसे बाकी सबसे इंट्रोड्यूस कराता है। अहाना अब भी अक्षत को बस घूरे ही जा रही थी, लेकिन अक्षत का ध्यान तो अपने फ़ोन पर ही था। कबीर ने ये सब देख लिया था। वो अक्षत के पास जाता है और बोलता है, भाई अक्षत, अपनी इज्जत को ज़रा बचा के, मुझे इस भाई की बहन के लक्षण ठीक ना लगे से। लेकिन अक्षत कबीर की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। उसने अहाना को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। दोस्तों, ये अहाना नाम का ग्रहण अब क्या करेगा अक्षत और कुमकुम की आने वाली ज़िंदगी में? क्या अक्षत रोक पाएगा यह शादी? यह देखने के लिए अगला भाग आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी यह कहानी कैसी लगती है। आज के लिए इतना ही।
बाकी कल। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम नेक्स्ट भाग।